तो हमें डिस्कस करना है आज मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, 30 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। सबको पता है आपको ये 30 क्वेश्चन किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखिए पूरे सिलेबस से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, एक चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन तो होगा ही। तो आपके लिए जो भी अच्छा लगे आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास टाइम होगा, 30 सेकेंड का टाइम होगा, है ना। क्वेश्चन दे रखा है आपको, फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्री फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, इफ K2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K1 देन परसेंटेज ऑफ B इन ओवरऑल प्रोडक्ट। आपको बताना है कि ओवरऑल में परसेंटेज ऑफ B कितना होगा। ये आप सोचना है, आपको आंसर देना है। आपके पास टाइम है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये मतलब न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करिएगा, समय लीजिए लेकिन सॉल्व पूरा करिए, स्किप मत करिएगा इसके सोल्यूशन। ऑप्शन सी नहीं यार, सी नहीं आएगा। देखो क्या होगा इसमें, ऑप्शन इसमें पहले हम रेट की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बी के रिस्पेक्ट में बात करें तो बी का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसके लिए लिखेंगे क्या, हाफ ऑफ डी बी बाय डी ऑफ कंसंट्रेशन बाय डी टी, ये लिखेंगे। किसके इक्वल होगा, K1 इंटू ए की कंसंट्रेशन के इक्वल होगा, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा बेटा, इसको यहीं पे अगर सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा डी बी कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ K1 कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। ये तो आप अलग रख दो। दूसरा हम बात करते हैं सी के रेस्पेक्ट में। तो सी के रेस्पेक्ट में बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K2 कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये आ जाएगा। अब हमारा बी और सी का रेशियो देखो, दोनों में ध्यान से देखना। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ सी को लिखूं तो कुछ डिवाइड करके क्या आ जाएगा, देखो आपका आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या बचेगा 2K1 बाय K2, किसके इक्वल दे रखा है, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि K2 इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, 2K1 दे रखा है। क्लियर है, आया ना। रेशियो आपका क्या है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है इतना। तो हम यहाँ से अगर परसेंटेज ऑफ बी निकाले, परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी की कितना कितना होगा, तो इसका ओवरऑल क्या हो जाएगा, देखो परसेंटेज ऑफ बी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो रेशियो 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है, बी कंसंट्रेशन ऑफ बी 1 होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी 1 होगा। सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ बी 1 होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी भी 1 होगा। लेकिन अगर आपसे परसेंटेज ऑफ बी पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 परसेंटेज कंसंट्रेशन 1 है इसकी, और ओवरऑल कंसंट्रेशन है 1 + 1 प्रोडक्ट साइड में 200, आपका क्या आ जाएगा 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा इसका। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन आपने बनाई, दूसरी इक्वेशन आपने बनाई, इन दो इक्वेशन को बनाने के बाद आपने क्या करा, इससे रेशियो निकाला, बी बाई सी का रेशियो निकाला, तो आ गया 2K1 बाई K2। 2K1 बाई K2 आपको दे रखा है, K2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K1, इसकी वैल्यू आ गई 1। और यहाँ से फिर आपने परसेंटेज ऑफ बी निकाल लिया, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ो। आगे दे रखा है, वन ऑफ द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ बोरॉन इज अल्फा रोम्बोहेड्रल बोरॉन। नंबर ऑफ फेजेस एंड कॉर्नर इन इट्स बेसिक बिल्डिंग B12 आइसोहेड्रल यूनिट्स आर, आइकोसाहेड्रल यूनिट्स आर। तो आपको ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है डायरेक्टली। और ये आपका 13 ग्रुप का एलिमेंट, मतलब जो आप 13 ग्रुप पढ़ते हो ना, P1 पी ब्लॉक 1, तो पी ब्लॉक 1 से ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर अगर आपको याद होगा तभी आप कर पाओगे। बोरॉन 12 की बात कर रहे हैं, बोरॉन 12 के अंदर क्या होते हैं, 12 कॉर्नर होते हैं। याद रखना, आइकोसाहेड्रल के अंदर क्या होते हैं, 12 कॉर्नर होते हैं। और ये कई बार जेई और नीट में पूछा भी गया है क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा कि क्या होंगे, 12 कॉर्नर होंगे। और फेज की बात करें तो 20 फेजेस होते हैं, ठीक है। 12 कॉर्नर होंगे, 20 फेजेस होंगे। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख लो, आपसे पहले पूछ रहा है कॉर्नर और फिर उसके बाद पूछ रहा है फेज, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं पहले पूछ रहा है फेज फिर पूछ रहा है कॉर्नर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी आपका डायरेक्ट पॉलीमर केमिस्ट्री से, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? इनमें से कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है? अब ये तो तुम्हें याद होगा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है इसमें से। डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी वो भी पॉलीमर केमिस्ट्री। ये नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 को पॉलीमर होता है। इसका को पॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, को पॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड। ये याद रखिएगा कि नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 आपका कोपॉलीमर होता है ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड का। इसके अलावा एक और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जिसको आप याद करते हो डेक्रॉन के नाम से। तो डेक्रॉन पहले यूज होता था जो आपके घाव हो जाते थे उसमें स्टिचेस लगाने में, है ना। क्लियर है। आगे बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। व्हाइट फॉस्फोरस इज टेट्रा एटॉमिक सॉलिड P4 सॉलिड at room temperature. Find average PP bond enthalpy in kilojoule per mole. आपको डेल्टा एच सब्लिमेशन दे रखा है और डेल्टा एच एटोमाइजेशन दे रखा है, तो आपको बताना है कि टोटल एनर्जी कितनी होगी। अगर आपको P4 का स्ट्रक्चर पता है तो आप ऐसे बना सकते हो ना, P4 स्ट्रक्चर आपको सबको पता होगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, टोटल आप बॉन्ड देखो, पीपी के बीच में कितने बॉन्ड है, पी और पी के बीच में टोटल बॉन्ड है 6 बॉन्ड। कितने बॉन्ड है? 6 बॉन्ड है। क्लियर है, तो हमें कितने बॉन्ड तोड़ने हैं? 6 बॉन्ड तोड़ने हैं। तो पर बॉन्ड एनर्जी आपको निकालनी पड़ेगी ताकि आप क्या कर सको, फाइंड एवरेज पीपी बॉन्ड एनर्जी निकालनी है। एवरेज क्या है, टोटल एनर्जी निकालो और टोटल बॉन्ड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे, एटमाइजेशन की एनर्जी कितनी है, 1265 यानी 1265 है। सब्लिमेशन एनर्जी है 59। तो टोटल अगर आप यहाँ से एनर्जी यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज पीपी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी ना। एवरेज पीपी बॉन्ड एंथैल्पी अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1265 माइनस 59 डिवाइडेड बाय कितने बॉन्ड है, 6 बॉन्ड है, तो 6 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 201 किलो जूल पर मोल, 201 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर द मेटल इज ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ cuprous ऑक्साइड। फिर से सुनो, कॉपर के रिडक्शन में सल्फाइड ओर में आप मेटल ऑब्टेन, कौन सी मेटल आपको मिलेगी इसके क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ में। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर होता है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में सेल्फ रिडक्शन होता है। क्या होता है? सेल्फ रिडक्शन। ये मेटलर्जी से अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन होता है। सेल्फ रिडक्शन का मतलब क्या है, कॉपर ऑक्साइड किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और कॉपर सल्फाइड किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यहाँ पे देखो क्या होगा, Cu2O प्लस Cu2S और यहाँ पे बनेगा क्या, कॉपर प्लस आपका SO2। यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन हो रहा है। अगर आपने मेटलर्जी पढ़ी होगी, मेटलर्जी में आपने सेल्फ रिडक्शन वाले केसेस पढ़े होंगे जिसमें एक लेड का भी केस आता है और एक कॉपर का भी केस आता है। तो यहाँ पे वो मेटल क्या हो जाएगी, कॉपर सल्फाइड Cu2S हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सेल्फ रिडक्शन। ये वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आप करके देखो। आपको वो कह रहा है कि इसमें ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर दे रखा है कि ए सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर बी है, फिर सी है। ए सबसे ज्यादा बेसिक है, फिर बी है, फिर सी है। आपसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ए बी सी इन ओवरऑल प्रोडक्ट। आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑर्डर बताना है ए बी सी का क्या होगा।
होगा यहाँ पे एनिलीन को HNO3 से ट्रीट कराओगे तो नाइट्रेशन होगा। अब नाइट्रेशन में 3 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो मैं तीनों प्रोडक्ट बना देता हूँ। पहले आपका NH2, फिर यहाँ पे तीनों बना देता हूँ। NH2, एक और बना NH2। अब यहाँ पे क्या होगा कि वो ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर जो है ए का ज़्यादा, बी का कम है, सी का सबसे कम है। बट मैं अब यहाँ पे नॉर्मली बनाऊँ तो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में बना देता हूँ। यहाँ पे आपका एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा NO2, एक मेटा प्रोडक्ट बनेगा, मेटा पे NO2 लगेगा, और एक ऑर्थो पे NO2 लगेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, ये आपके कैसे ग्रुप होता है, NO2 आपका कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा। माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा तो ये इसके लोन पेयर को डोनेट करने से रोकेगा, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। यहाँ पे ये मेटा पे लगा हुआ है तो ये इतना अच्छे से इफेक्ट नहीं दिखाएगा, इसका मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये आपका बनेगा ए, ये आपका बनेगा बी, ये आपका फिर बनेगा सी, ये इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देखो परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ये जो पैरा प्रोडक्ट होता है ये बनता है 51%, ऑर्थो प्रोडक्ट आपका बनता है 47%, और आपका सॉरी मेटा प्रोडक्ट आपका बनता है 47%। ऑर्थो में SIP की वजह से, स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन की वजह से ऑर्थो इफेक्ट नहीं, मतलब ऑर्थो इफेक्ट लगता है, तो यहाँ पे आपका ये परसेंटेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घट के 2% रह जाता है। ठीक है। अब आप देख लो कि ओवरऑल परसेंटेज सबसे ज्यादा किसकी, सबसे ज्यादा परसेंटेज है बी की, उसके बाद परसेंटेज है ए की, फिर परसेंटेज है सी की। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखो एक और क्वेश्चन। A cell contain 2 hydrogen electrode, electrochemistry से क्वेश्चन है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड is in contact with solution of pH 5.5. The EMF of cell is 0.118 volt at 25 degrees Celsius. Calculate the pH of solution at positive electrode. Assume pressure of hydrogen in both electrode is 1 bar. ये मान के चलना है कि दोनों में जो आपका हाइड्रोजन का प्रेशर है वो कितना है, 1 बार है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन सेल का क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करो, आराम से हो जाएगा। आपको 2 रिएक्शन लिखनी होगी, एक जो एनोड पे हो रही है, एनोड पे रिएक्शन लिखो। एनोड पे क्या हो रहा होगा, एनोड पे आपको पता है ना क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो होगी H2 गैस, ये कन्वर्ट हो रही होगी 2H प्लस आयन के अंदर एक्वस के, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। क्लियर है। इसका प्रेशर दे रखा है आपको 1 atm प्रेशर, और इसका कंसंट्रेशन आपको क्या दे रखा है, 5.5 pH है, तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 to the power minus 5.5। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, मोलरिटी कंसंट्रेशन है। दूसरा आपका कैथोड दे रखा है, कैथोड भी लिख देते हैं। कैथोड में कह रहा है कि अननोन कंसंट्रेशन है आपकी, ये 2H पॉजिटिव है एक्वस, ये क्या कर रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन लिया इसने और आपका H2 गैस बना दिया, और यहाँ पे 1 atm इसका प्रेशर दे रखा है, और इसकी अननोन कंसंट्रेशन है, तो x मोलर कंसंट्रेशन मैंने ले ली। अब आप नस्ट इक्वेशन लगाओगे तो नस्ट इक्वेशन आप लगाओ, क्योंकि इसका ई नॉट सेल तो 0 होगा, तो ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059/2 लॉग आपका एनोड अपॉन कैथोड आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0.118 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0 माइनस 0.059 की जगह पे 6 ले लेते हैं, 2 लॉग 10 बेस है, ऊपर आ जाएगा 10 to the power माइनस 5.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10 to the power माइनस 3.5 मोलर। ठीक है। और अगर ये आ गया तो यहाँ से हम pH निकाल सकते हैं, तो pH आपका आ जाएगा 3.5। ठीक है, pH कितना आ जाएगा, 3.5। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द इमेज फॉर्म व्हेन द फोटोग्राफिक फिल्म इज एक्सपोज्ड एंड डेवलप्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, इसके फॉर्मेशन की वजह से ऐसा होता है कि
जो डेवलपर होते हैं, इमेज डेवलपर होते हैं, वो इसका यूज कर लेते हैं और एक इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो रहा है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे होगा क्या, रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन जो इन्वॉल्व होती है इसके डेवलपमेंट में, देखो आपके पास K2Fe2O4 ऑक्सिलेट होता है ना। इसको अगर आप AgBr से ट्रीट कराते हो, AgBr से ट्रीट कराने पर Fe+3, यहाँ पे सेकेंड वाला था, यहाँ पे थर्ड वाला है, C2O4 ट्वाइस, साथ ही साथ Ag का प्रेसिपिटेशन होता है और KBr का फॉर्मेशन होता है, ये होता है। यहाँ पे जो ड्यू टू द किसकी फॉर्मेशन होती है, Ag की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोग्राफिक फिल्म का हम क्या कर लेते हैं, डेवलपमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका यूज करते हैं, AgBr का यूज करते हैं, तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है, ये आराम से डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये तो आप कर सकते हो बहुत बढ़िया से। Wood spirit is obtained by the catalytic reaction of water gas with hydrogen at 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। The catalyst used is, कौन सा कैटलिस्ट आप यूज करोगे, वुड स्प्रिट से। वुड स्प्रिट इज ऑब्टेन बाय द कैटालिटिक रिएक्शन ऑफ वाटर गैस एंड हाइड्रोजन। वुड स्प्रिट तो आप सब जानते ही होंगे ना, कोई ऐसा जो नहीं जानता है ना। मेथनॉल को क्या बोलते हैं, वुड स्प्रिट बोलते हैं। तो देखो निकल के साथ क्या बात करते हैं, मैं दो तीन चीजें बता देता हूँ। निकल, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और कॉपर, है तीन की बात कर लेते हैं। जब निकल के साथ वाटर गैस की रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये आपका वाटर गैस होता है। इसकी अगर निकल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है मीथेन। क्या मिलता है, मीथेन मिलता है। क्लियर है। अगर इसी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन कराते हैं, या इसको वाटर गैस बोलते हैं, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं जिंक ऑक्साइड और क्रोमेट के साथ प्रेजेंस में, Cr2O3 के प्रेजेंस में, यहाँ पे आपको मिलता है वुड स्प्रिट CH3OH। एक और देखो, अगर इसी रिएक्शन को अगर मैं इसके साथ करा रहा हूँ, कॉपर के साथ करा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है गैसियस फॉर्म में। ठीक है, PbSO4 के साथ रिएक्शन ही नहीं होती। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3, इसमें आपको क्या बन रहा है, वुड स्प्रिट फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर है। अगला है क्वेश्चन आपके पास, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड ऑफ रियल गैस इज यूजुअली लेस देन 1 एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर बिकॉज, होता है कि जो आपके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है रियल गैस का, वो लगभग मतलब ज्यादातर 1 से कम देखा गया है लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। ऐसा क्यों हो रहा है, आपको इसका लॉजिक बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है, ठीक है, बताओ। अब क्या होगा कि वो कह रहा है कि जेड की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1 होने का मतलब ये है कि लो टेम्परेचर पे अट्रैक्शन फोर्स क्या कर जाएगा, थोड़ा सा डोमिनेट कर जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स अगर डोमिनेट करेगा तो ए तो आपका होगा, ए आपका कंसिडरेबल होगा, बट बी जो है वो नेग्लेजिबल हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, नेग्लेजिबल हो जाएगा लो टेम्परेचर पे। ए कंसिडरेबल है, बी नेग्लेजिबल है लो टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है। लो प्रेशर मतलब बी इज वेरी लार्ज, यस। अगला देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, अगली इस रिएक्शन में आपसे कह रहा है कि एक्स और वाई बताओ। जिंक को कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करा रहे हो तो जिंक नाइट्रेट बन रहा है, एक्स बन रहा है और H2O बन रहा है। जिंक को डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करा रहे हो तो वाई बन रहा है। और ये आपका डी ब्लॉक में पढ़ाया जाता है, डी ब्लॉक में भी पढ़ाया जाता है, साथ साथ आपका 15 ग्रुप एलिमेंट में भी आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जब आपको पढ़ाया जाता है तो उनकी रिएक्शन में आपकी ये दोनों रिएक्शन आती हैं। एनसीईआरटी भी इसको, एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही कॉमन है ये रिएक्शन, एग्जाम के पर्पज से आपको पता होनी चाहिए। मेन कंपोनेंट तो दोनों का सेम बन रहा है, जिंक नाइट्रेट, बट एक्स और वाई अलग अलग होगा, आपको ये बताना है। हाँ,
तो यहाँ पे X क्या होता है, NO2 का फॉर्मेशन होता है जब आपका कंसंट्रेटेड HNO3 होता है, और डाइल्यूट जब होता है तो N2O का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और अच्छी रिएक्शन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके सामने आ गई। अगला है क्वेश्चन आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्लड रेड कलर व्हाइल डूइंग द लेसेंज टेस्ट, लेसेग्ने टेस्ट, लेसेंज टेस्ट, क्या नाम है यार, लेसेंज टेस्ट में आप कौन सा ऐसा है जो आपका क्या बनाता है, ब्लड रेड कलर देता है आपको। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट हो तो वो कौन सा टेस्ट देता है, लेसेंज टेस्ट देता है, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसमें क्या होता है कि FeCN होल थ्राइस ये बनता है, FeSCN होल थ्राइस, फेरस थायोसायोनेट, फेरिक थायोसायोनेट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे आपका, इसीलिए ये आपका क्या देता है, ब्लड रेड कलर देता है। कैसा कलर देता है, ब्लड रेड कलर। क्लियर है, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, अगला बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास, ऑन मिक्सिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज हायर देन द थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थियोरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑब्जर्व थियोरेटिकल से जब ज़्यादा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डेविएशन एक्चुअली उसके अंदर हो रहा है। तो अगर आपको ये पता है कि कौन सा डेविएशन उसके अंदर हो रहा है तो आप इसमें देख सकते हो कि किसके अंदर वो वाला डेविएशन की टेंडेंसी होगी। ठीक है, डाउट लॉ से डेविएशन आपने पढ़ा होगा ना। आज तो तुम मतलब बी लगाओगे क्या, सारे ऑप्शन में बी लगाओगे, किसी में भी और कोई ऑप्शन ही नहीं कर रहे हो। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन की वजह से जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने में आपको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हमें देखना है यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन किसके अंदर हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन कौन कौन है जो यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन कर रहे हैं। नेगेटिव डेविएशन एन ब्यूटाइल क्लोराइड और एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड पॉजिटिव डेविएशन, वाटर एथेनॉल पॉजिटिव डेविएशन, एथेनॉल एसीटोन बेंजीन पॉजिटिव डेविएशन। केवल आपका क्या बचता है, क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर, ये क्या बनाते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखो, the electronegativity of hydrogen, halogen, oxygen are 2.1, 0.8 और 3.5। सॉरी, हेलोजन नहीं है ये, एक्स कोई आपका एलिमेंट है, कोई अदर एलिमेंट है। हाँ, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है, हाइड्रोजन की 2.1, एक्स की है 0.8 और ऑक्सीजन की 3.5 ऑन पाउलिंग स्केल। द नेचर ऑफ कंपाउंड HOX इज, आपको बताना है कि HOX का नेचर क्या होगा, बेसिक होगा कि एसिडिक नेचर होगा, आपको ये बताना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो एक्स के बीच में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू OH के बीच में। अगर हम देखें OX के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है और OH के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है। ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कुछ ऐसा बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होगी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो ये पोलराइजेशन होगा यहाँ पे, आपका H और O तो ये नहीं टूटेगा, साथ ही साथ ये वाला बॉन्ड जरूर टूट जाएगा। यानी ये आपका सोल्यूशन के अंदर कौन सा पार्ट बढ़ा रहा है, H नेगेटिव वाला पार्ट बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये कैसा होगा नेचर में, बेसिक नेचर होगा इसका, बेसिक नेचर इसका होगा। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके पास, एसिटिलीन ऑन पासिंग थ्रू द एक्सेस ऑफ HOCl सोल्यूशन फॉर्म, HOCl सोल्यूशन के साथ ये क्या फॉर्म करेगा आपको ये बताना है, और बहुत ही अच्छा बढ़िया सटीक सुंदर अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, एसिटिलीन आप सब जानते हैं क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना CH, ये आपका एसिटिलीन है और वो कह रहा है कि इसको HOCl से पास कराना है। तो HOCl से आप पास कराओगे तो आपका क्या होगा बेटा, एडिशन कराओगे आप, बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे एडिशन होगा, क्योंकि ये
क्या बोलते हैं सिमेट्रिक है, तो कहीं पे भी Cl ऐड कर दो, कहीं पे भी OH ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं Cl ऐड कर दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे मैं OH ऐड कर दे रहा हूँ। क्लियर है। अब इसको एक्सेस में करा रहे हैं तो एक्सेस में फिर से ये HOCl से रिएक्शन करेगा। अगर ये फिर से HOCl से रिएक्शन करेगा तो फिर से वही रिएक्शन होगी। यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे CH, एक OH इधर, एक OH इधर, ये आ गया। अब एक ही कार्बन पे दो OH लगे हैं बेटा, एक ही कार्बन पे दो OH लगने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा। रिमूवल ऑफ वाटर आप दिखा दो, आपका क्या बन जाएगा, C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, और ये आपका एल्डिहाइड बन गया। ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, डाइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डाइक्लोरो एसिड एल्डिहाइड। अगला है आपके पास बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिएगा। पीएच कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। बफर का 50 ml ऑफ 0.1 NaHCO3 aqueous solution is mixed with 50 ml of 0.8 molar Na2CO3 aqueous solution at 25 degrees Celsius. The pH of resulting solution exists between the color transition range of an indicator, which is कौन सा इंडिकेटर होगा, यानी आपको बताना है इसका पीएच रेंज किसके बीच में लाई करेगा। पहले तो आपको पीएच निकालना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाओगे। Ka1 और Ka2 आपको दे रखा है, तो आप कैसे करोगे। बफर का पीएच याद रखिएगा, इस पे डिपेंड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। A1 पे डिपेंड करेगा या Ka2 पे डिपेंड करेगा। हम बफर सोल्यूशन की बात करते हैं तो पीएच का फॉर्मूला हमें एसिडिक बफर के लिए सबको पता है, pKa प्लस log CO3 2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय HCO3 नेगेटिव, ये आपका होता है pKa का फॉर्मूला। यहाँ पे Ka1 और Ka2 दे रखा है, तो याद रखिए ना, बफर में Ka2 बहुत मैटर करता है, क्योंकि Ka2 होता है कम, तो काफी मैटर करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे pKa2, और यहाँ से हम काम करते हैं आगे का। तो क्लियर है। अब हम यहाँ से निकालते हैं पीएच हो जाएगा, pKa2 की वैल्यू आप निकालोगे तो 10 to the power -11 है, तो ये आ जाएगा 11, माइनस यहाँ पे 2 है, तो ये माइनस log 2 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देते हैं log। कार्बोनेट की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, कार्बोनेट की कंसंट्रेशन देखो यहाँ पे, Na2CO3 यहाँ से भी आ रहा है और कहीं से भी आ रहा है, नहीं आ रहा। Na2CO3 ये सॉल्ट हो गया, तो सॉल्ट क्या हो गया, यहाँ से कंसंट्रेशन अगर इसकी निकालें CO3 2 नेगेटिव की, 50 इंटू 0.8, 50 इंटू 0.8 करोगे तो ये आ जाएगा 40। ठीक है। और नीचे आपका जो बेस आ रहा है HCO3 नेगेटिव की बात करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 50 इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा कितना, आपका 5। ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो पीएच हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 प्लस 2 log 2, 11 प्लस 2 log 2। ठीक है। 11 प्लस 2 log 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11.6। 11.6 देखो यहाँ पे किसके बीच में लाई कर रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मेलासाइट ग्रीन हम यूज करेंगे, जिसका पीएच रेंज कितना दे रखा है, 11.4 से 13 के बीच में। ये आपका एक अच्छा सा क्वेश्चन हो गया, कहाँ से आ गया, बफर से, और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन ये हमारे लिए हो गया। अगला देखिए, कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना, बहुत सीधा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE, यानी क्रिस्टल फील्ड जो एनर्जी है ना, स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नॉट इज मैक्सिमम। स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा कब होती है, जब आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। यहाँ पे आप देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, अमोनिया नहीं है, ऑक्सिलेट नहीं है, क्लोरीन नहीं है, साइनाइड आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया। अगला देखो, द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड चेन न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किसके साथ सीधे सीधे ज्वाइंट करते हैं, तो आपको ये डायरेक्टली याद भी होगा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के साथ, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के साथ यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म बाय द CCP अरेंजमेंट ऑफ Cl नेगेटिव आयन
रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर आर। आपके पास सीसीपी अरेंजमेंट दे रखा है, Cl नेगेटिव आयन का रॉक सॉल्ट NaCl सॉल्ट होता है, आप सब पता है, उसकी बात कर रहा है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वाइड फॉर्म सीसीपी अरेंजमेंट ऑफ CCl आता है। तो हम बात करते हैं कि Na पॉजिटिव आपका क्या करता है? ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाइड करता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाइड करता है, ठीक है। हाँ, ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई करता है। हाँ, ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होंगे? कवर होंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? अगला है क्वेश्चन। हाँ यार अगला, हाँ अगला है क्वेश्चन, ये आराम से कर सकते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर इनकरेक्टली मैच्ड विद देयर शेप। इसमें आपके शेप के साथ कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो इनकरेक्ट मैच है, आपको उसको करेक्ट करना है। तो पहले तो आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए। तो अगर मैं देखूं, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बढ़िया वाला हो जाएगा, Cl है। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से क्या हो गया? 7 में से 3 आपके बॉन्ड बन रहे हैं और आपके 2 लोन पेयर है। तो 3 बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, टोटल 5 हो गया। 5 में आपका हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना। ट्राइगोनल प्लेनर इस तरीके से बनता है आपका शेप। यहाँ पे Cl आएगा और ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनता है। लेकिन जब हम ClF की बात करेंगे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ना बनके कुछ इस तरीके से बनता है। एक फ्लोरीन ऊपर आएगा, एक फ्लोरीन नीचे आएगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे आएगा, बाकी 2 लोन पेयर ऐसे आएंगे। और ये आपका बेंट रूल के अकॉर्डिंग होता है। जब बेंट रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है? टी शेप बन जाता है। तो टी शेप बन जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर नहीं बनता, इसीलिए यहाँ पे मिसमैचिंग क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं हमारे पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीकेए वैल्यू। आपको यहाँ पे पीकेए वैल्यू का करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ आप निकाल लो। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/pKa। ठीक है, तो pKa का ऑर्डर आप पहले एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लो, उसका रिवर्स ऑर्डर आप लगा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? pKa मिल जाएगा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ आप कैसे निकालोगे? अगर रिंग में आपका कोई अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अच्छा लगा हुआ है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -I इफेक्ट या -M इफेक्ट दिखाने वाले ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये -M से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये भी -M से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। यहाँ पे ये मेटा पे लगा हुआ है, तो मेटा पे तो -M नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो नॉर्मली सबको पता है कि पैरा वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो फर्स्ट वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, फिर आप बात करें थर्ड की हो जाएगी, आप बात करोगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन आपको ये पीके का ऑर्डर बताना है, तो पीके का ऑर्डर इसका क्या होना चाहिए? रिवर्स होना चाहिए। पीके का ऑर्डर इसका रिवर्स होना चाहिए, है ना। मैं सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ? पीके का ऑर्डर रिवर्स होगा तो यहाँ पे ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ जिलेटिन सोल्यूशन इज 4.7, देन द करेक्ट ऑप्शन इज। आपसे कह रहा है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है जिलेटिन सोल्यूशन का 4.7, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। पहला दे रखा है इफ pH लेस देन 4.7 नेगेटिवली चार्ज मूव टुवर्ड्स द कैथोड। तो एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, आप उसके बाद ऑप्शन चेक कर लेना। अगर बिलो पीएच होगा, इससे अगर बिलो पीएच हो जाएगा तो जो कैटायनिक पार्ट है, कैटायनिक स्पीसीज गोज टू कैथोड। ठीक है, बिलो पीएच है यानी एसिडिक वैल्यू बढ़ गई है, तो जो कैटायनिक स्पीसीज है वो कैथोड की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका पीएच इससे आज ज्यादा हो जाएगा, एबव पीएच की बात करें, इस पीएच से एबव की बात करेंगे, तो आपकी एनायनिक स्पीसीज बढ़ जाएंगी। जो एनायनिक स्पीसीज हैं, एनायनिक स्पीसीज गोज टू एनोड। कहाँ पे जाएंगी? ये एनोड की तरफ जाएंगी। यहाँ पे आप देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया, नेगेटिवली चार्ज मूव
टुवर्ड्स द एनोड। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला है आपके पास एक अच्छी सी रिएक्शन है, मैग्नीशियम सॉलिड ले रहे हो, कार्बन सॉलिड ले रहे हो, इसको हीट करा रहे हो तो एक्स बन रहा है, इसको वाटर से ट्रीट करा रहे हो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और वाई बन रहा है। आपको बताना है कि क्या क्या होगा, ये एक्स और वाई रेस्पेक्टिवली क्या होंगे। मुस्कुरा कर कहा न हो अब मुझे, मुस्कुरा कर कहा था कि अपना मिलो गर्मियों के। हाँ देखो एक रिएक्शन क्या होगी इसमें, मैग्नीशियम सॉलिड है, कार्बन सॉलिड है और इसको आप हीट करा रहे हो हाई टेम्परेचर पे। हीट कराने पे आपका बनेगा मैग्नीशियम कार्बाइड MgC2 बनेगा। अब इसके बाद इसको आप क्या करोगे, वाटर के साथ ट्रीट कराओगे तो आपका नॉर्मली ये फिर से नहीं, वाटर के साथ तो बाद में ट्रीट कराएंगे, ये अनस्टेबल है तो ये फिर से क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा और आपका बना देगा Mg2C3। क्या बना देगा, Mg2C3 बना देगा। फिर इसको वाटर के साथ ट्रीट कराओगे, ये बना देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ आपकी C3H4 प्रोपाइलिन गैस यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा। तो C3H4 Mg2C3, ये ऑप्शन डी करेक्ट। क्लियर है, ये स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आगे देखो, ये भी आप रिएक्शन जानते हो, सब पढ़े लिखे लोग हो। इन द रिएक्शन CF3CHCl2, इसको LDA क्या होता है, लिथियम डाई आइसोप्रोपेलामाइड होता है। क्या लिख देता हूँ, LDA होता क्या है, तो LDA इज इक्वल टू होता है आपका लिथियम डाई आइसोप्रोपेलामाइड, लिथियम डाई आइसोप्रोपेलामाइड होता है। तो स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हिंडर्ड बेस। ठीक है, अब इसका काम क्या होगा ये आप समझो। हमें यहाँ पे दे रखा है कि CF3 है तो यहाँ पे फ्लोरीन होगा, यहाँ पे फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, यहाँ पे H और क्लोरीन यही होगा। अगर LDA के साथ अगर इसको ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से फॉर्मेशन होगी नए कंपाउंड की, इंटरमीडिएट की। यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया होगा बेस के साथ। बेस तो यही करता है ना, हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे जाएगा और फ्लोरीन क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड छोड़ के अपने साथ ले जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, F2C डबल बॉन्ड CCl2, F2C डबल बॉन्ड CCl2। तो यहाँ पे एक्चुअली आपसे पूछ रहा था इंटरमीडिएट का क्या फॉर्मेशन है। इंटरमीडिएट आपका क्या बन रहा है, कार्बन आयन बन रहा है, कार्बन आयन इंटरमीडिएट बन रहा है। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कार्बोकेटायन बनता तो बात अलग होती, यहाँ पे आपका कार्बन आयन फॉर्मेशन हो रही है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला है क्वेश्चन आपके पास, मैं पूरे 30 क्वेश्चन करा के ही जाऊंगा तो आपके पास क्वेश्चन ये शायद 55 क्वेश्चन, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, 25 क्वेश्चन हो जाएगा। For an ideal diatomic gas during any process T is equal to Kb, find out the molar heat capacity of gas during the process neglecting vibrational degree of freedom। आपसे वो कह रहा है Kb है और इसको कंपेयर करो तो कैसे आप इसको निकालोगे, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालोगे, इसमें आप देखो, हमें पता है कि आपका डायटोमिक गैस के लिए या फिर नॉर्मली सबको पता होगा कि क्या क्या दे रखा है, आइडियल गैस के लिए दे रखा है T इज इक्वल टू Kb दे रखा है। तो हम यहाँ से अगर निकालें तो T इज इक्वल टू Kb जो है वो Pb की पावर 0 कांस्टेंट। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, R बाई गामा -1 माइनस R बाई n-1। आपकी डायटोमिक गैस दे रखी गामा होता है, आपको सबको पता होगा क्या होता है गामा, क्या होता है Cp बाय Cv।
7/5 हो गया गामा, तो आ जाएगा R/7/5 -1 और 0, ये 0 कह रहा हूँ, R अपॉन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, पीवी की पावर एन, एन की वैल्यू कितनी है 0, 0 -1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा 5R/2 प्लस आर, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7R/2। ये आपका 7R/2 होगा, यानी आपकी जो वैल्यू होगी फाइंड आउट मोलर हीट कैपेसिटी, यानी हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 7R/2 हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये एन वो कांस्टेंट है जो पीवी की पावर एन में जाता है यहाँ पे। अगला देखिए यहाँ पे Cu+2 एक्वस प्लस K4Fe एक्वस, इससे एक्स प्रेसिपिटेट बन रहा है। आपको बताना है कि एक्स क्या होगा, किस कलर का प्रेसिपिटेट होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे कॉपर, जब Cu+2 यहीं पे लिख देता हूँ, कॉपर इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना लेगा, चॉकलेट ब्राउन कलर का सोल्यूशन बनाएगा। ये आपका बनता क्या है Cu2FeCN6, ये बनता है। इसका कलर क्या होता है, चॉकलेट ब्राउन कलर होता है। चॉकलेट ब्राउन कलर कौन सा होता है, रेडिश ब्राउन कलर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला है जल्दी से जल्दी बढ़ते जा रहे हैं, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्बिटल नोडल प्लेन इज एब्सेंट। अब आपको ये करना है कि नोडल प्लेन किस में एब्सेंट होगा। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताओ इसको, तो आप खुद ही करके देखो। तो क्या होगा कि एस ऑर्बिटल के लिए, फॉर एस ऑर्बिटल एल की वैल्यू होती है 0, एल की वैल्यू 0, इसका मतलब नो नोडल प्लेन, तो कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगा। और dz² ऑर्बिटल की बात करें, एल की वैल्यू होती है 2, यहाँ पे क्या होंगे 2 कोनिकल नोड होंगे बट नो नोडल प्लेन। आपसे कह रहा है कि नोडल प्लेन जिनके अंदर एब्सेंट हो, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है और आसान, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनेंशियोमर ऑफ, इनमें से कौन ऐसा है जो इसका इनेंशियोमर है। इसका पहले आपको रोटेशन पता करना पड़ेगा। इसका रोटेशन अगर आप देखोगे तो ये आपकी C2 पोजीशन है, ये आपकी C3 पोजीशन है। यहाँ पे C2 के अलॉन्ग इसका रोटेशन आएगा 2r, C3 के अलॉन्ग इसका रोटेशन आएगा 3r, है ना। यहाँ से भी r आ रहा है, यहाँ से भी r आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि कौन ऐसा होगा जो इसका क्या बनाएगा बेटा, इनेंशियोमर बनाएगा। यानी इनेंशियोमर बनाने के लिए हमें वो देखना पड़ेगा जिसमें ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपका रोटेशन आ रहा होगा 2s और 3s, 2s और 3s दोनों आ रहा होगा। 2s और 3s अगर दोनों आ रहा है तो आपको इसमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। आप क्या करो, केवल एक पेन को उठा के चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2s और 3s कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो, पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। इसके अलॉन्ग अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसके अलॉन्ग आपको मिलेगा इसके अलॉन्ग आपको मिलेगा 2s, और इसके अलॉन्ग आपको देखोगे C3 पोजीशन पे यहाँ पे आपको मिलेगा 3r। ये तो ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन की बात करें, OHCH3HOH लिखा हुआ है। इसके अलॉन्ग अगर आप देखोगे तो इसके अलॉन्ग आपको मिलेगा 2s और इसके अलॉन्ग आपको मिलेगा 3r, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आप देखो, इसके अलॉन्ग यानी C2 के अलॉन्ग आप देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा 2s, इसके अलॉन्ग आप देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा 3s। यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। तरीका मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक बार अप्लाई करके देखना इस क्वेश्चन में रोक के, आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी आपको फिशर प्रोजेक्शन दे रखा होता है तो मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे आप काउंट कर लो। मॉलिक्यूलर मास के बेसिस के बाद आप ये देख लो कि कौन कहाँ पे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन है, वर्टिकल लाइन पे कौन है। आपकी जिंदगी समझ जाएगी, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्लासिकल स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फोटोकेमिकल स्मोक और क्लासिकल स्मोक की बात करें, बहुत ही कॉमन डिफरेंस है
क्लासिकल स्मोक आपकी होती है सल्फर की वजह से, और फोटोकेमिकल स्मोक होती है नाइट्रोजन की वजह से। तो जो आपकी इस क्लासिकल स्मोक होती है इसको लंदन स्मोक बोलते हैं, इसको लॉस एंजलिस स्मोक बोलते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये आपकी जो क्लासिकल स्मोक है वो आपकी रिड्यूसिंग नेचर की होती है, और फोटोकेमिकल स्मोक जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? And the last question is, which of the following reaction will not proceed by the carbon ion intermediate? इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो कार्बन आयन इंटरमीडिएट नहीं बनाती है? कार्बन आयन इंटरमीडिएट नहीं बनाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करो इसको जल्दी से। किन रिएक्शन में कार्बन आयन बनता है? क्लेशन कंडेंसेशन में कार्बन आयन बनता है, अल्डोल कंडेंसेशन में भी इवन कार्बन आयन बनता है। केवल एक कैनिजारो है जिसके अंदर कार्बन आयन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो आपसे वो वही पूछ रहा है, कार्बन आयन के अलावा वो रिएक्शन जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। तो ये तो थे मेरी तरफ से आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के। आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।